नमस्कार। भारत का मंथन में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही दिलचस्प दौर के बात करेंगे। जी रदी। महाजनपदों का युग। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का समय था। वो वक्त जब गंगा के मैदानों में आप कह सकते हैं बड़े बड़े राज्य उभर रहे थे। ये बात मुझे हमेशा फैसिनेट करती है जी। कि कैसे छोटे कबीले या जन एकदम से इतने बड़े राज्यों में बदल गए। चलिए आज इसे गहराई से समझते हैं। क्या कारण थे इसके पीछे? हाँ बिल्कुल, देखिए इसकी जड़ें हमें करीब 1000 साल ईसा पूर्व ले जाती हैं। वो थी लौह क्रांति। लोहे का इस्तेमाल? हाँ, लोहे के औजार, मजबूत औजार बने, खासकर हल। इससे गंगा के घने जंगल साफ करना आसान हुआ, खेती के लिए जमीन बढ़ी। अच्छा। और वो इलाका मतलब गंगा यमुना का दोआब, वो तो बहुत उपजाऊ है, पानी भी खूब, तो चावल की खेती खूब हुई, जिससे आबादी बढ़ी होगी। बिल्कुल, आबादी बढ़ी और लोग एक जगह टिककर रहने लगे, स्थायी कृषि समाज बनने लगे। तो ये बेस तैयार हुआ बड़े राज्यों के लिए। सही कहा। और इसी के साथ फिर नए शहर बसे, राजगृह, वाराणसी, वैशाली, कौशाम्बी, ये सब बड़े केंद्र बन गए। व्यापार बढ़ा। और पैसे का चलन, सिक्के वगैरह? हाँ, पहले बार धातु के सिक्के इस्तेमाल होने लगे, जिन्हें हम आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन कहते हैं। चांदी के, तांबे के। व्यापारियों, कारीगरों के अपने ग्रुप्स बने, उन्हें श्रेणी कहते थे। ये भी काफी पावरफुल हो गए थे। अच्छा। और एक बात और थी, उस समय जो पुराने वैदिक रीति रिवाज थे या जो वर्ण व्यवस्था बढ़ रही थी, उसके खिलाफ भी एक तरह की प्रतिक्रिया चल रही थी। नए विचार आ रहे थे। मतलब समाज भी बदल रहा था। हाँ, तो इन सब बदलावों के बीच वो जो छोटे जनपद थे वो मिलकर बड़े हो गए। वही कहलाए 16 महाजनपद। तो ये महाजनपद, इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा राज्य। और क्या ये सब एक जैसे थे? हमें इनके बारे में पता कहाँ से चलता है? देखिए, जनपद का मतलब है लोगों के पैर रखने की जगह, मतलब जहाँ लोग बसते हैं। और महा मतलब बड़ा, तो हाँ, बड़ा राज्य या प्रदेश। ठीक है। जहाँ राजा का बेटा राजा बनता था, जैसे मगध, कोसल, अवंती। और दूसरी थी गणसंघ। ये एक तरह के कुलीन तांत्रिक गणराज्य थे, मतलब कुछ खास परिवार या कुल मिलकर शासन चलाते थे। राजा वाला सिस्टम नहीं था, जैसे वज्जी संघ जिसकी राजधानी वैशाली थी, या फिर मल। अरे वाह, यानी एक ही टाइम पर राजशाही भी और रिपब्लिक जैसे सिस्टम भी। हाँ, कह सकते हैं। और हर महाजनपद की अपनी एक किलेबंद राजधानी होती थी, दुर्ग या गढ़ कहते थे उसे। और इन सब की जानकारी सोर्स क्या है हमारे पास? कई स्रोत हैं। सबसे फेमस है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। उसमें 16 महाजनपदों की एक लिस्ट दी हुई है। हाँ, ये लिस्ट तो काफी सुनी है। इसके अलावा जैन ग्रंथों में भी जिक्र है, जैसे भगवती सूत्र। पुराणों में, महाभारत में भी इन राज्यों की कहानियां मिलती हैं। और कोई लिखित सोर्स? हाँ, पाणिनि की अष्टाध्यायी, वो व्याकरण की किताब है, लेकिन उसमें भी कई जनपदों के नाम आते हैं। और फिर जब सिकंदर आया तो यूनानी लेखक भी थे साथ में। उन्होंने उस समय के भारत के बारे में लिखा है। अच्छा, यूनानियों ने भी लिखा है। और जमीन से क्या मिला है, मतलब पुरातत्व, खुदाई वगैरह? हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। एक तो वो खास तरह के बर्तन मिलते हैं, काले रंग के, एकदम चमकदार, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर या NBPW पॉटरी कहते हैं। ये इस युग की पहचान है। NBPW, ठीक है। फिर वो आहत सिक्के, जैसा मैंने बताया, चांदी और तांबे के, जिन पर अलग अलग निशान ठोककर बनाए जाते थे। ये बताते हैं कि व्यापार में अब सिक्कों का इस्तेमाल होने लगा था। और बड़े शहरों के खंडर भी मिले हैं, राजगृह, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। उनसे पता चलता है कि शहर कैसे बसे थे, किलेबंदी कैसी थी। तो ये जो 16 नाम आते हैं, इनमें से कुछ खास जो बहुत महत्वपूर्ण थे? हाँ, कई थे। जैसे पूरब में मगध, जो आज का पटना गया इलाका है, और अंग यानी भागलपुर के पास। ठीक है। बीच में काशी मतलब वाराणसी, और कोसल, अयोध्या के आसपास का क्षेत्र। पश्चिम की तरफ जाएं तो अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, और शूरसेन यानी मथुरा। और उत्तर पश्चिम में? उधर गांधार, राजधानी तक्षशिला और कंबोज। और गण संघों में वज्जी संघ बहुत महत्वपूर्ण था, वैशाली उसकी राजधानी। दक्षिण में अस्मक भी था, गोदावरी नदी के पास। ये कुछ प्रमुख नाम हैं। और इन सब में से आखिर में मगध सबसे ताकतवर बन के उभरा। ऐसा क्यों हुआ? क्या खास था मगध में? हाँ, मगध का उदय बहुत दिलचस्प है। इसके पीछे कई कारण थे।
एक तो उसकी लोकेशन। लोकेशन कैसे? देखिए, वो गंगा के मैदान के बीच में था। जमीन बहुत उपजाऊ, तो खेती से आमदनी अच्छी होती थी। राजा के पास पैसा आता था। पैसा और अनाज। बिल्कुल। दूसरा, पास में ही आज के झारखंड के जंगल थे। वहां से सेना के लिए हाथी मिल जाते थे आसानी से, और बढ़िया लकड़ी भी। हाथी सेना के लिए तो बहुत जरूरी रहे होंगे। हाँ, और तीसरा, राजगीर के पास लोहे की खदानें थीं। लोहा मतलब मजबूत हथियार और औजार। अच्छा, तो रिसोर्स बहुत थे। हाँ, प्राकृतिक संसाधन थे। फिर नदियां थीं, गंगा, सोन, इनसे व्यापार करना, सेना को भेजना आसान था। मतलब स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। यानी कुदरती फायदों के साथ साथ शायद राजा भी अच्छे मिले। बिल्कुल, सही राजा सही समय पर। हर्यंक वंश के बिंबिसार ने शुरुआत की। उन्होंने अंग को जीता, शादियों से रिश्ते मजबूत किए। फिर उनके बेटे अजातशत्रु। हाँ, अजातशत्रु वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने काशी पर कब्जा किया और जो शक्तिशाली वज्जी संघ था उसे हराया। कहते हैं उन्होंने कुछ नए हथियार भी इस्तेमाल किए थे, जैसे महाशिलाकंटक, मतलब पत्थर फेंकने वाली बड़ी मशीन। अरे वाह। उन्होंने ही राजगृह की किलेबंदी करवाई। फिर उनके बाद उदायीन आए, जिन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नई राजधानी बसाई, पाटलिपुत्र, आज का पटना। पाटलिपुत्र, वो तो आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण बनी। हाँ, वो एकदम सही जगह पर थी, सामरिक तौर पर भी, व्यापार के लिए भी। फिर शिशुनाग वंश आया। उन्होंने अवंती को मगध में मिला लिया। और फिर नंदवंश, उनका नाम तो बहुत सुना है। हाँ, शिशुनागों के बाद नंद आए। महापद्म नंद को तो सर्व क्षत्रांतक, यानी सारे क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा गया है। उनकी सेना बहुत विशाल थी। कहते हैं लाखों पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार और हाथी थे उनकी सेना में। इतनी बड़ी सेना? और पैसा भी बहुत था। वो टैक्स बहुत भारी लगाते थे। धनानंद के समय तो मगध बहुत अमीर था, लेकिन शायद उतना पॉपुलर नहीं था। इसीलिए शायद। हाँ, शायद इसीलिए। आखिरकार लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंदों को हरा दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जो भारत का पहला इतना बड़ा साम्राज्य बना। तो ये सारा जो राजनीतिक उथल-पुथल चल रहा था, महाजनपद बन रहे थे, लड़ रहे थे, इस बीच आम जिंदगी, शहर, व्यापार, ये सब कैसे बदल रहे थे? जैसा हमने पहले भी बात की, ये शहरीकरण का एक बड़ा दौर था, जिसे सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। गांव तो थे ही, ग्राम, लेकिन अब बाजार वाले कस्बे भी बनने लगे, निगम, और बड़े किलेबंद शहर, नगर या पुर। अच्छा। व्यापार बहुत संगठित हो गया था। वो जो श्रेणियां थी ना, कारीगरों की, व्यापारियों की, वो बहुत व्यवस्थित थी। उनके अपने नियम कानून होते थे। गिल्ड जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और वो आहत सिक्के व्यापार का मुख्य जरिया बन गए थे। चीजों के बदले चीजें वाला सिस्टम कम हो रहा था। और रास्ते, ट्रेड रूट्स? 2 बहुत मशहूर रास्ते थे। एक उत्तरा पथ, जो उत्तर पश्चिम से शुरू होकर गंगा के मैदान से होते हुए बंगाल तक जाता था, और दूसरा दक्षिणा पथ, जो पाटलिपुत्र से दक्षिण की ओर जाता था। और वो NBPW बर्तन? हाँ, वो तो इस युग की पहचान ही है। बहुत फाइन क्वालिटी के बर्तन थे, शायद अमीर लोग इस्तेमाल करते होंगे। इस दौर में बाहरी दुनिया से भी कोई संपर्क था या टकराव? हाँ, संपर्क भी था और टकराव भी। पश्चिम उत्तर से हमले हुए। करीब 520 ईसा पूर्व में ईरान के अखामनी साम्राज्य ने गांधार और सिंधु नदी के आसपास का इलाका जीत लिया था। वो भारत का हिस्सा उनके साम्राज्य में शामिल हो गया था। ईरानियों का कब्जा था? कुछ हिस्से पर। फिर आपको पता ही है, 326 ईसा पूर्व में यूनान से सिकंदर महान आया, अलेक्जेंडर द ग्रेट। हाँ, उसने पंजाब में राजा पोरस को हराया। झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था। हालांकि पोरस बहुत बहादुरी से लड़े थे। लेकिन सिकंदर तो ज्यादा रुका नहीं। नहीं, उसकी सेना थक गई थी और उसने वापस जाने का फैसला किया। लेकिन उसके आने से भारत और यूनान के बीच सीधा संपर्क बना। विचारों का, कला का, व्यापार का आदान प्रदान बढ़ा। और बाद में मौर्यों के समय भी यूनानियों से संबंध रहे? हाँ, बिल्कुल। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर, जो उस इलाके का शासक बन गया था, उसे हराया करीब 305 ईसा पूर्व में। अच्छा। फिर दोनों के बीच एक संधि हुई। सेल्यूकस ने सिंधु नदी के पार का काफी इलाका चंद्रगुप्त को दे दिया और बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी दिए थे। कहते हैं मेगिस्थनीज, जो पाटलिपुत्र में राजदूत बनकर आया था, वो इसी संधि के बाद आया था। तो इससे मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा भी तय हो गई। हाँ, वो सुरक्षित हो गई
और यूनान के साथ रिश्ते भी बने। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये महाजनपदों का काल, ये छोटे छोटे राज्यों से निकलकर